दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रीलिम्स। किस तरीके से मैंने छः बार मैंने प्रीलिम्स किस तरीके से क्रैक किया, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम है। अगर आपने ये पूरा सेशन सही तरीके से देखा और जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपने सही तरीके से उनको फॉलो किया तो आपका मेंस में आपकी जो सीट है वो पक्की है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सिनॉप्सिस आईएएस का ये प्लेटफॉर्म है और इस लेक्चर का नाम है गेस वर्क एंड स्ट्रैटेजी इन 2017 प्रीलिम्स। तो इसमें 2017 प्रीलिम्स में आए हुए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं उठाऊंगा और कुछ भी ना जानते हुए कैसे उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इससे पहले मैंने 2013, 14, 15 और 16 ये 4 साल के पेपर डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने ये नहीं देखे तो ये इस लेक्चर को अभी आगे मत देखिएगा, पहले इनको देखेंगे फिर ये 2017 पर आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप चाहे तो लेक्चर को पॉज करके पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मी। ठीक है, उसके अलावा मैं ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो पढ़ाता हूँ। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मैं एज एन ऑप्शनल मैंने शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में शुरू किया है और 90 डेज में मैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल पूरा फुल कवरेज कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। तो ज़रूर इसको सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको फ्री लेक्चर्स भी देखने हैं तो कुछ फ्री लेक्चर्स भी यूट्यूब पे हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो वहाँ पर जाकर आप सिनॉप्सिस आईएएस के यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी कि जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे डेट विल बी ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। अगर आप उसको लाइक करते हैं, अगर जो फ्री लेक्चर्स है अगर आपको समझ में आता है कि इट इज़ वर्थ परसुइंग फॉर, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर सब्सक्रिप्शन। बिना पहले देखे हुए सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा। ठीक है, पहले आप उसको देखिए एंड इफ़ यू फील कि इट इज़ गुड एंड इट इज़ वर्थ ऑप्टिंग फॉर, देन यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब ये क्वेश्चन मैंने कुछ बताने के लिए नहीं किया है, मैं ये बस बताने के लिए किया है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना। अगले साल हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन विमेन के बारे में कुछ पूछ दे। ठीक है, तो यू शुड बी रेडी। एक रजिस्टर लीजिए और यूएन विमेन के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूएनएचआरसी के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में और कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका वैसे तो सही जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो सकता है 2021 या 2020 में पूछ दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से स्मार्ट इंडिया हैकाथन से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथन न्यूज़ में तो आया था लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, अगर कुछ भी पता नहीं है तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ द कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन अ डिकेड। इंडिया के सारे शहरों को 10 साल के अंतर्गत हम इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ बहुत दावे के साथ कही जा रही है, ऑल ऑफ द अबव, एवरी सिटी, नथिंग विल बी लेफ्ट, एवरीथिंग विल बी खत्म, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। तो अगर हम पहले वाले को हटा देते हैं तो हमारा बचता है बी, सी और डी। फिर अगला देखते हैं। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। तो एक ये सरकारी इनिशिएटिव है, वो देश के भले के लिए होगा, यानी कि पॉजिटिव है, तो ये सही है। जैसा मैंने बताया था कि सरकारी स्कीम से रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स सही ही होते हैं और जनरली सरकारी स्कीम से संबंधित हमेशा पॉजिटिव लाइट में सरकारी स्कीमों को दिखाया जाता है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। तो ये हो गया पॉजिटिव। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। ऑल द ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिजिटल, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, क्योंकि ये है असर्टिव स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी बाकी पिछले पेपर्स में डिस्कस कर रखा है। तो पहला और तीसरा हो गया गलत, बचा क्या आपका दूसरा ओनली, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ये आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। ठीक है, चलो अब ये डाउटफुल है, आगे बढ़ते हैं, शायद दूसरे ऑप्शन में कुछ मिल जाए। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। अब ये भी थोड़ा सा डाउटफुल ही है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे कौन सा तुक्का लगेगा? यहाँ पर लगेगा कि कमिटी शब्द है तो इसका जो हेड होगा वो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा, काउंसिल शब्द होता तो कोई ना कोई मिनिस्टर होता। तो तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा गलत, यानी कि सी और डी एलिमिनेट हो गए। अब वन तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो अब सेकंड पे हमें फोकस करना है। ये 12 मेंबर बॉडी है, जो गवर्नर, इसका आरबीआई का गवर्नर भी इसका मेंबर होता है। तो 12 मेंबर कमेटी बहुत बड़ी कमेटी नहीं लग रही है आपको? ठीक है, तो 12 मेंबर की बॉडी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत बड़ी कमेटी दिखाई दे रही है, तो इसके गलत होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया, सेकंड कट गया और हमारा आंसर आ गया वन ओनली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी संकीर्तन के बारे में पूछा है, आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं संकीर्तन के बारे में कि ये एक डांस और सॉन्ग परफॉर्मेंस है, पहली बात ये है। दूसरा, इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि किसी डांस में अगर मान लो कोई ढोलक बजा ले, तो अब भजन है तो भजन में कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तंबूरा बजाता है, कोई कुछ भी बजा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते इसमें सिर्फ सिंबल्स यानी कि मंजीरों का ही इस्तेमाल होता है, दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा गलत, तो सेकंड हटा देंगे हम। ठीक है, अब बचा बी और डी, यानी कि पहला तो सही ही है, अब हमें देखना है कि ये क्या तीसरा वाला पॉइंट सही है। इट इज परफॉर्म टू नरेट लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ही आर्ट कल्चर पढ़ा होगा तो संकीर्तन ट्रेडिशन आपको पता होगा कि संकीर्तन ट्रेडिशन की शुरुआत वहाँ पे, वहाँ के मठों में, और माफ़ कीजिएगा, संकीर्तन ट्रेडिशन की शुरुआत मणिपुर में वैष्णवाइट सेक्ट के थ्रू की गई थी। यानी कि जनरली विष्णु के जितने भी अवतार हैं, स्पेशली कृष्ण, उनके अवतार के डिस्कशन के बारे में, उनके कहानियों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कहानियाँ होती हैं, और उस पर भक्त जो है नाच गाना करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया और तीसरा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन आ गया बी। सिंपल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, बायो रिमीडिएशन टेक्निक के क्या फायदे नुकसान है? अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में बायो रिमीडिएशन पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन by enhancing the same biodegradation process that occurs in nature। ये एक तरीका है जिससे हम पोल्यूशन की समस्या से निजात पा सकते हैं, और ये नेचर के ही प्रोसेस को की स्पीड को, उसके प्रोसेस को यूज़ करता है। चलिए, इससे बहुत ज़्यादा हिंट नहीं मिल रहा है, इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। Any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation। कंप्लीटली और एनी दो शब्द एक ही साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही बात की, इस स्टेटमेंट को बहुत ही दावे के साथ कहा जा रहा है, बहुत ही पुश करके कहा जा रहा है, तो ये ऐसे ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। तो हमारा बी हट गया, डी हट गया। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम बायोरिमीडिएशन की टेक्निक को और बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यानी कि अनलिमिटेड पोटेंशियल। अनलिमिटेड पोटेंशियल यानी कि वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला सही हो गया। तो अगर थर्ड वाला सही है तो पहला वाला तो भाई दो ऑप्शन में पहला वाला तो होगा ही होगा, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। सिंपल, एलिमिनेशन से थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बिना हमें जाने हुए कि बायोरेमिडिएशन टेक्निक क्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। अब यार इतना कौन पढ़ता है कि 1988 के एक्ट में क्या था? ठीक है, अगर नया कुछ होता तो नया कोई कानून बनता तो लोग करंट अफेयर्स में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन 1988 के कानून के बारे में पढ़ा गया है, इसका मतलब कि किसी को भी पता नहीं होगा।
फिर भी यूपीएससी ने ये पूछा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा जिसको पकड़ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है कि a property transaction is not treated as benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction। ठीक है, चलो इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं, कुछ भी ज़्यादा हिंट नहीं मिल रहा है। दूसरा है प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है, चोरी चकारी से अगर आपने प्रॉपर्टी हथियाई है तो सरकार उसको जब्त कर सकती है, तो पॉजिटिव चीज़ है। फिर तीसरा है एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो 3 अथॉरिटी बना रही है, लेकिन अगर आप उस इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं हैं तो आप अपनी समस्या को कहीं पर अपील के थ्रू किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव लाइट में सरकारी स्कीम को दिखा रहा है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम हटा देते हैं। तीसरा पॉइंट हटेगा तो ए और बी में से हमें देखना है। अब देखिए, अब इसमें कॉमन लॉजिक क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी की भी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ाएगी तो वो आदमी बहाना तो बना सकता है, सरकार को बोल सकता है हमें तो पता ही नहीं था। भाई अगर आपको पता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है लेकिन आपके नाम पे किसी ने प्रॉपर्टी बना ली है? ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बहाना नहीं चल सकता। फिर ये तो सब लोग बहाना करने लगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ये हमारे नाम से प्रॉपर्टी है, किसी ने पता नहीं किसने किया है, किसने मेरे नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर कर ली है मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज करके। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, तो बचा हमारा 2 ओनली, बी। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं कि ड्यू टू सम रीजन देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज। तितलियों की जनसंख्या में बहुत भारी कमी देखने को मिली है। इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? अगर तितलियों की जनसंख्या में भारी कमी हो जाए तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ऑप्शन पूछा है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। ठीक है, तो ये देखिए माइल्ड सा स्टेटमेंट है, सम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑल द प्लांट्स अगर होता तो गलत होता। तो कुछ पौधों के पॉलिनेशन पे असर हो सकता है, क्योंकि सारे पौधे तितलियों द्वारा पॉलिनेट नहीं होते। कुछ ही पौधे होते हैं, कुछ भौरों द्वारा होते हैं, कुछ मधुमक्खियों द्वारा होते हैं, कुछ बाकी के कीड़ों द्वारा होते हैं। सारे पौधे उससे नहीं होते। खैर एनीवेज, यहाँ पर सम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बहुत ही माइल्ड सा स्टेटमेंट है, तो इसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। फिर दूसरा है कि देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ड्रास्टिक, बहुत तेजी से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अब ड्रास्टिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई बात बहुत दावे के साथ कही जा रही है, इसका मतलब कि सेकंड वाला पॉइंट गलत हो सकता है। फिर तीसरा है इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। इसकी वजह से, बटरफ्लाइज के मरने की वजह से कुछ हो सकता है, कुछ स्पीसीज के पॉपुलेशन के गिरने की संभावना है। कुड दिया है, विल शब्द नहीं है, विल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कुड शब्द का, हो सकता है। समझ रहे? तो इसका मतलब यह है कि यह भी सही है और ये भी सही है और ये गलत है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा डेट विल बी सी, 1 एंड 3 ओनली। समझ में आई बात? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल, यानी एल्गी का इस्तेमाल करते हुए हम बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में एल्गी से बायोफ्यूल बनाने की क्या लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं? ठीक है, तो 3 चैलेंजेस पूछा गया है, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। अब पहला कह रहा है कि एल्गा का जो बायोफ्यूल है सिर्फ समुद्र में ही पैदा हो सकता है, जमीन पर तो हो ही नहीं सकता है। अब एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। हो सकता है कि आज समुद्र में पैदा हो रही हो, कल को कुछ सालों में कॉन्टिनेंट यानी जमीन पर भी होने लगे। तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये सिर्फ समुद्र में पॉसिबल है। तो पहला हो गया हमारा गलत। अब दूसरा है सेटिंग अप एंड engineering the alga based biofuel production requires high level of expertise technology until the construction is completed। कि एल्गा बेस्ड बायोफ्यूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।
तो सही बात है भाई, नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें टेक्नोलॉजी का नई एक डायरेक्शन है, नए तरीके का बायोफ्यूल है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी और पैसा तो लगेगा ही, तो ये भी सही बात है। ठीक है। फिर इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिएट द सेटिंग ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे शब्द विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। अब यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल या अल्ट्रा लार्ज स्केल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और विच विल भी शब्द, विल की जगह पे यहाँ पर मे शब्द का, हो सकता है, मे शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इसकी वजह से इकोलॉजिकल और सोशल कंसर्न खड़े हो सकते हैं, इन्वायरमेंट पर और समाज के ऊपर दुष्परिणाम भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, बी हमारा सही आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फैक्ट्रीज एक्ट जो 1881 में अंग्रेजों के ज़माने में लाई गई थी, उसने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सैलरी को फिक्स करने का काम किया और उसने ट्रेड यूनियन बनाने के लिए भी इजाज़त दे दी। तो अब ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश रूल था, डेट वॉज बैड, वो नेगेटिव था, तो उसका जो नेगेटिव का असर होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि उसने ट्रेड यूनियन बनाने के लिए हाँ कर दी, उसने वेजेस भी फिक्स कर दिए, यानी कि लेबर के लिए बेहतर काम कर दिया। तो अंग्रेजी शासन तो खराब था, तो उस नेगेटिव था, तो नेगेटिव का नेगेटिव असर होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव असर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा एलिमिनेटेड। अब दूसरा पूछ रहा है कि एन एम लोखंडे ने लेबर्स मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद की। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लेबर्स के हित के लिए काम किया होगा। अब इवन तो महात्मा गांधी ने भी, अगर होता तो महात्मा गांधी ने भी लेबर्स के लिए काम किया है, उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी है। ठीक है, लेबर्स के हित के लिए बात कही है उन्होंने, किसानों के लिए बात कही है। तो लोखांडे करके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका नाम है तो उनका जो पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन होगा कि हाँ भाई लेबर मूवमेंट में उन्होंने मदद की थी, उन्होंने लेबर मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मदद की थी, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो हो गया हमारा ये पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही, तो इसका जो सही जवाब हो गया टू ओनली, बी इज आवर राइट आंसर। यहाँ पे ब्रिटिश रूल नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव असर होगा, तो दिस इज फैक्ट्रीज एक्ट, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और जबकि हालांकि ये पॉजिटिव में दिया गया है तो मैच नहीं होगा अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब आएगा बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, एंथ्रोपोजेनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको हम कहाँ पर सिक्विस्टर कर सकते हैं। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब है कार्बन को स्टोर करके रख लेना, यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर करते हैं और कहीं ना कहीं रख लेते हैं। ठीक है, ताकि वातावरण में कम कार्बन डाइऑक्साइड हो और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो। तो चूंकि ये नई एक टेक्नोलॉजी है कार्बन को कैप्चर करने की, तो इसके जो सारे ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा डेट विल बी डी। ठीक है, बटलर कमेटी 1927 में पूछा गया है कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो बटलर, इसका जो सही जवाब है वो है डी। मैंने ये इसलिए लिया है कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जितनी भी कमिटीज़ हैं, बटलर कमेटी, लीड्स कमेटी, फिर उसके बाद मैकले, ठीक है, मैकले कमेटी, जितनी भी कमिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी कमिटीज़, ब्रिटिश ज़माने के समय में बनाई हुई सारी कमिटीज़ किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी और उसका क्या रिकमेंडेशन था, थोड़ा बहुत ये भी पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है। चलिए, तीस्ता वाटर के बारे में पूछा कि एक नदी है तीस्ता, अब उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला है कि जो तीस्ता रिवर का जो सोर्स है वो ब्रह्मपुत्रा के सोर्स से मैच करता है और दोनों ही सिक्किम से बहती है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अभी इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम और ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है, अब ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, कुछ भी इससे निकल के नहीं आ रहा है। अब तीसरा देखते हैं कि रिवर तीस्ता बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है और ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहती है। तो आप इतना तो समझते होंगे कि तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवाद है, और अगर
तीस्ता नदी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बह रही होती तो ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता। विवाद तो इसलिए है क्योंकि तीस्ता नदी बांग्लादेश में घुसती है, ठीक है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जाकर घुसती है और इस वजह से इसके वाटर शेयरिंग को लेकर दोनों देशों के बीच में मारामारी रहती है। तो ये हो गया गलत। तो तीसरा ऑप्शन हो गया गलत और तीसरा ऑप्शन को हटाते ही हमारा जवाब आ गया बी। रिवर रंगीत ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो देखा एक क्वेश्चन का हमने थोड़ा भी कॉमन लॉजिक लगाया तो वो एलिमिनेट होते ही हमारा ऑप्शन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो ये सरकारी स्कीम है यानी कि पॉजिटिव है, तो इसके जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे वो सारे सही होंगे। तो अब चलिए देखते हैं। ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, पूरे देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम एग्रीकल्चरल जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि हम एग्रीकल्चर को और बढ़ावा दे सकते हैं, किसानों को और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव। फिर इट प्रोवाइड फार्मर्स, दूसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड्स फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइसेस कमेंसरेट विथ क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। जिस तरीके की उनकी उपज होगी उस हिसाब से उनको दाम मिलेगा, उचित मूल्य उनको अपनी फसल का मिलेगा, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो सरकारी स्कीम पॉजिटिव रहती है तो दोनों का पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि बोथ 1 and 2, सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, ठीक है, एक पॉलिसी है, सरकार का इनिशिएटिव है यानी कि पॉजिटिव रहेगा। फिर ये पूछ रहा है पहला पॉइंट कि इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश दुनिया के हर इंटरनेशनल एग्रीमेंट का सम्मान करता है, ठीक है, इस वजह से जो भी ये एजेंडा और एग्रीमेंट्स हैं हमारा देश उसको सम्मान करता है, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। फिर ये हो गया पॉजिटिव यानी कि बी हट गया, डी हट गया। अब ए और सी में से हमें देखना है। तो दूसरा दे रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नोडल एजेंसी है हमारे देश में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपकी नॉलेज या आपका लक दोनों काम आएगा। तो वैसे तो इसका जो सही जवाब है ये 2 होना चाहिए, ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा। इसका जो सही जवाब है डेट विल बी सी, ठीक है। चलिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। तो QCI इज सेटअप जॉइंटली बाय इंडियाज गवर्नमेंट और इंडिया की इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि सरकार की जो पार्टनरशिप वाली चीज होती है, ठीक है, पार्टनरशिप वाली चीज होगी यानी कि गवर्नमेंट की NGOs के साथ, गवर्नमेंट की कॉमन सिटीजन्स के साथ, ठीक है, या गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के साथ, या गवर्नमेंट की किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये जो पार्टनरशिप वाला अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो वो सही होता है। तो QCI भारत सरकार और इंडिया की इंडस्ट्रीज द्वारा एक जॉइंट वेंचर है, तो इसका ऑप्शन हो गया सही। अब चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनके रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर उसको करता है। तो ये भी सही हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्रीज भी है तो इंडस्ट्रीज की बात प्रधानमंत्री सुनता है, यानी कि प्रधानमंत्री अच्छा आदमी है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे हो गए सही, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। दूसरा पार्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर का दूसरा पार्ट हम दूसरे लेक्चर में दूसरे सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ये सारे लेक्चर्स फ्री अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स, तो उनको जरूर देखिए एंड उसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।